Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 12th and we are studying strategies strategies for the enhancement in food production, and we have completed the inbreeding. पिछले सेशन में हम लोग ने इनब्रीडिंग पढ़ ली थी कि इनब्रीडिंग क्या होती है एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इनब्रीडिंग। देखो, किसी चीज़ की कोई कमी होती है तभी हम दूसरे किसी चीज़ पे स्विच करते हैं। ठीक है, अगर इनब्रीडिंग में कोई डिसएडवांटेजेस ना होती, कोई प्रॉब्लम ना होती, तो हम जो है दूसरे किसी मेथड पे स्विच ना करते। लेकिन बिकॉज देर इज़ ए इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आई टोल्ड यू ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि व्हेन द फ्लावर शो कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। दैट्स वाई द प्लांट आल्सो इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो प्लांट क्या इनकरेज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट यू केम टू नो अबाउट द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आपको ये दूसरी बार है जो आपको पता लगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो है वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रीडिंग, दैट इज़ आउट ब्रीडिंग। ठीक है, देखो एक तो हमने अभी कंप्लीट किया है, दैट इज़ इन ब्रीडिंग। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आउट ब्रीडिंग। देखो इन ब्रीडिंग में बताया था मैंने कि वी टेक द सेम ब्रीड, वहाँ पे सेम ब्रीड लेंगे, लेकिन बस इतना होना चाहिए कि जो मेल होगा वो सुपीरियर होगा और जो फीमेल होगी वो सुपीरियर होगी। मतलब मेल और फीमेल सुपीरियर होने चाहिए, लेकिन ब्रीड क्या होनी चाहिए, सेम ब्रीड होनी चाहिए, सेम ब्रीड। अगर सेम ब्रीड है तो उसको क्या बुलाएंगे, इन ब्रीडिंग। लेकिन आउट ब्रीड में क्या होगा, ब्रीड तो सेम होगी, मतलब जो ब्रीड होगी वो सेम होगी, लेकिन एनिमल्स जो होंगे वो अनरिलेटेड हो सकते हैं। मतलब आउट ब्रीडिंग में अनरिलेटेड एनिमल्स भी हो सकते हैं विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड। ठीक है, अनरिलेटेड का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हम एक कोई नाम ले लेते हैं समृद्धि। ठीक है, हम एक नाम ले लेते हैं समृद्धि। ठीक है, समृद्धि का विलेज है, समृद्धि के विलेज है। ठीक है, और एक नाम और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अंजलि। ठीक है, दूसरा नाम हम अंजलि ले लेते हैं। अब अंजलि का भी एक विलेज है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम समृद्धि के विलेज से एक एनिमल को ले लें और अंजलि के विलेज से एक एनिमल को ले लें, और दोनों का विलेज मतलब दूर है काफ़ी, मतलब एरिया एकदम डिफरेंट है, तो क्या वो दोनों एनिमल एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मतलब 90% चांसेस हैं कि वो एनिमल्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि उन दोनों का विलेज काफ़ी बहुत दूर है। समझ में आए, तो ऐसे ही हम जो है अनरिलेटेड एनिमल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनकी ब्रीड क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, और उनके कॉमन एंसेस्टर, अब देखो विलेज अगर अलग हो गया तो कंफर्म है उनके एंसेस्टर भी कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम दो ब्रीड को ले रहे हैं लेकिन वो दोनों ब्रीड क्या हैं, एक दूसरे से अनरिलेटेड है, एनिमल्स एक दूसरे से अनरिलेटेड है, लेकिन ब्रीड सेम है, ब्रीड क्या होगी, सेम होगी, और उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है। अगर देखो, अगर हम बहुत दूर से ले रहे हैं, मतलब काफ़ी डिस्टेंस से सेम ब्रीड को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कंफर्म उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, एनिमल्स के साथ में ऐसा हो सकता है, ह्यूमन के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। पता लगा ह्यूमन का कोई एंसेस्टर यहाँ रहता है तो उसका डिसेंडेंट कहीं और रहता है, तो हो सकता है, लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है। ठीक है, दूसरा एक इसी को बुलाते हैं हम आउट क्रॉसिंग। मतलब अगर हम अनरिलेटेड एनिमल्स को ले रहे हैं, सेम ब्रीड को ले रहे हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, तो इसी को क्या बुलाते हैं, आउट क्रॉसिंग बुलाते हैं। अब अगर हमने ब्रीड को ही डिफरेंट ले लिया, इसके पहले हमने ब्रीड को सेम लिया था, अगर हम डिफरेंट ब्रीड को ले लेंगे तो उसको बुलाएंगे क्रॉस ब्रीडिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से समझ सकते हो, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब ब्रीड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। लेकिन आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्रीड सेम होंगी लेकिन अनरिलेटेड होंगी। और अगर स्पीसीज़ डिफरेंट हो जाए, अगर स्पीसीज़ ही डिफरेंट हो जाए तो उसको बुलाएंगे इंटर स्पेसिफिक। देखो जहाँ पे भी इंटर वर्ड आ जाए, इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे आपने सुना होगा इंटर कास्ट मैरिज, और एक होती है इंट्रा कास्ट मैरिज। जैसे अगर दो डिफरेंट कास्ट के बीच में मैरिज हो रही है तो उसको बुलाते हैं इंटर कास्ट। ऐसी मैरिज को क्या बुलाते हैं, इंटर कास्ट मैरिज बुलाते हैं। और अगर मान लो सेम कास्ट में हो रही है तो उसको बुलाते हैं इंट्रा कास्ट। ठीक है, और आपको पता है, आपने 11th में पढ़ रखा है कि स्पीसीज़ को स्पेसिफिक भी बोलते हैं, हम स्पीसीज़ को और क्या बुलाते हैं,
स्पेसिफिक भी बुलाते हैं। तो इनका नाम हम क्या ले सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। और दोनों को क्योंकि क्रॉस करा रहे हैं तो उसको क्या बुला सकते हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बुला सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया कि आउट ब्रीडिंग में 3 होते हैं, एक होता है आउट क्रॉसिंग, एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग और एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। चलो देख लेते हैं इन तीनों को कि इन तीनों में क्या क्या प्रॉब्लम मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले आते हैं आउट क्रॉसिंग में। आउट क्रॉसिंग में क्या होगा, इट इज़ अ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड। ब्रीड क्या होगी, सेम होगी, बट इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि एंसेस्टर कॉमन ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो बहुत अलग एरिया के एनिमल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके एंसेस्टर लगभग 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन ना हो। इसको हम पेडिग्री अभी आप जब एक चैप्टर पढ़ोगे प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, तो उसमें पेडिग्री के बारे में पढ़ोगे। पेडिग्री मतलब होता है फैमिली के बारे में पता लगाना। तो 4 to 6 जनरेशन तक उनकी जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन नहीं होने चाहिए। समझ में आया? अब देखो, जो ऑफ स्प्रिंग है ना ऑफ सच अ क्रॉस इज कॉल्ड आउट क्रॉस। मतलब जो भी प्रोजेनी हमें आउट क्रॉसिंग से मिलेगी उसको क्या बुलाएंगे, आउट क्रॉस। बहुत ईजी है। आउट क्रॉसिंग से मिला तो क्या बुलाएंगे, आउट क्रॉस बुलाएंगे। इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट अगर उनका कम है। जैसे बहुत एनिमल्स को हम रियर करते हैं उनके मीट के लिए, जिसको बीफ कैटल बुलाते हैं। बीफ मतलब उनके हम मीट के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको रियर करते हैं। तो या अगर उनका मिल्क प्रोडक्शन कम है या उनकी बीफ मतलब उनका ग्रोथ रेट कम है, तो आउट क्रॉसिंग से हम इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द आउट क्रॉसिंग। और अगर कोई एनिमल इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में जा चुका है, मतलब आप बार बार इन ब्रीडिंग करा के, ठीक है, वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो चुका है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो चुकी है। प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा था। तो अगर कोई आप इन ब्रीडिंग से उनको मतलब उस प्रॉब्लम से दूर होना चाहते हो, you want to get rid of the problem with the inbreeding depression, then you can use the out crossing। एक बार अगर आपने आउट क्रॉस करा दिया तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से जो एनिमल्स होंगे वो ओवरकम हो जाएंगे। इसीलिए देखो लास्ट में लिखा हुआ है, सम टाइम ओनली वन आउट क्रॉस हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों साथ में होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर है। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब प्रीवियस सेशन में क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग में क्या हो गया कि ब्रीड सेम होंगी लेकिन उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होंगे, मतलब अनरिलेटेड होंगे। कब तक होने चाहिए, लगभग 4 to 6 जनरेशन तक उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ब्रीड ले लेंगे, आपने पढ़ रखा है ना कि सुपीरियर ब्रीड लेते हैं लेकिन उनके बीच में उनके एंसेस्टर कॉमन होने नहीं चाहिए। ठीक है, ब्रीड सेम होगी। क्लियर है। तो ये एक टाइप का आउट ब्रीडिंग है जिसको हम आउट क्रॉसिंग बुलाते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया, पहला क्या बुलाते हैं, आउट क्रॉसिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसको बुलाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि आउट क्रॉसिंग में क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या था। तो आप नाम पे फोकस करना। नाम से क्या पता लग रहा है, क्रॉस, क्रॉस मतलब अलग, और ब्रीडिंग मतलब ब्रीड अलग अलग होंगी। तो अगर इस क्रॉस में हम क्या करते हैं, ब्रीड अलग अलग ले लेते हैं। इन क्रॉस ब्रीडिंग सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। जैसे आप डॉग्स के केस में ले सकते हो, आपने कोई देसी डॉग ले लिया और उसको जर्मन शेफर्ड से ब्रीड करा दिया, उसको उससे रिप्रोडक्शन करा दिया, तो दोनों ब्रीड क्या हो गई, अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, जैसे अगर किसी चाइनीज़ गर्ल की मैरिज अगर किसी इंडियन मैन से हो जाए तो वो है क्या, वो क्रॉस ब्रीडिंग ही तो है। दोनों के ब्रीड क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। मैनी न्यू एनिमल्स ब्रीड हैव बीन डेवलप। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को हमने डेवलप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब ये सब टेक्निक है ये एनिमल के केस में ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे एक एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिजारडेल। हिजारडेल इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप। ये शीप की नई वैरायटी है जिसको कैसे डेवलप किया गया, पंजाब में इसको डेवलप किया गया। किसको किसको क्रॉस करा के, बीकानेरी और इविस को और मेरिनो रैम को, दोनों को क्रॉस कराया गया। दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या बुलाया, हिजारडेल। ठीक है, तो नाम है आपको याद रहेगा, काफ़ी अजीबो गरीब नाम है, हिजारडेल। ठीक है, तो हिजारडेल की जो शीप है इसमें जो वुल, हमें शीप से क्या मिलते हैं, वुल मिलता है ना, तो इसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों बढ़ गई। तो क्रॉस ब्रीडिंग से हमने क्या किया, ब्रीड को इम्प्रूव कर दिया, मतलब एनिमल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। उसकी इसका एक एग्जांपल आपके इस स्लाइड में लिखा हुआ है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि हिजारडेल कौन कौन सी वैरायटी को क्रॉस करा के डेवलप किया गया था। तो क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आपको मैंने अभी नया मतलब टर्म के बारे में बताया था ना, इंटर मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, और स्पेसिफिक किससे बना है, स्पीसीज से। मतलब अगर दो स्पीसीज, वैसे तुम सोच रहे होगे कि दो स्पीसीज के बीच में तो ब्रीडिंग होती ही नहीं है, दो स्पीसीज़ के ब्रीड में कहाँ ब्रीडिंग होती है। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं तो उनके बीच में ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होती। जैसे अभी कोई कहे कि लायन और टाइगर, क्या दोनों के बीच में ब्रीडिंग होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों ब्रीड, दोनों ही स्पीसीज़ ही अलग हैं। पैंथेरा लियो है, एक पैंथेरा टाइगरिस है। लेकिन कभी कभी मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में ब्रीडिंग सक्सेस हो सकती है, ठीक है। अगर हमें एक नया एनिमल डेवलप करना है तो हम दो स्पीसीज़ के बीच में अगर ब्रीडिंग कराएं तो पॉसिबिलिटी हो नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। अगर हो गई तो अच्छा नया ट्रेट मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है। देखो, इन दिस अप्रोच मेल एंड फीमेल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, ध्यान देना, आर मेटेड, द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सच अ मेटिंग आर यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम बोथ। जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों ही स्पीसीज अलग अलग हैं। बट इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइन डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट, ठीक है, और उनके दोनों के डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो हम चाहते हैं वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा खच्चर, सबने सुना होगा, ठीक है। अगर आप कभी हिल स्टेशन गए होगे तो आप अगर क्लाइम नहीं कर पाते माउंटेन पे, ठीक है, वैष्णो देवी अगर दर्शन करने गए होगे तो वहाँ पे क्लाइम नहीं कर पाते तो कहते नहीं, वो खच्चर वाले आ जाते हैं, खच्चर वाले आपको बैठा लेते हैं अब उसकी पीठ पे और आप आराम से टुक 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 चल मतलब चले जाते हो, ठीक है। तो एक तो वो हैवी लोड कैरी कर सकते हैं, कौन, खच्चर, और दूसरा बहुत मतलब स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। क्लियर है। अब कोई अगर घोड़े पे बैठा होगा तो जान लो घोड़ा नहीं था, वो खच्चर था, ठीक है। तो आ जाओ, तो ये म्यूल होता है। म्यूल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉस करा के हॉर्स मेयर, जिसको हम फीमेल हॉर्स को मेयर बुलाते हैं, याद रखना, फीमेल हॉर्स को क्या बुलाते हैं, मेयर बुलाते हैं। और मेल डंकी, देखो मेल डंकी अलग है, हॉर्स अलग है, दोनों एकदम डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, ठीक है। तो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को जब क्रॉस कराते हैं तो हमें एक और एनिमल मिलता है जिसका नाम होता है म्यूल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में खच्चर बुलाते हैं। तो म्यूल आर हार्डर देन देयर पेरेंट्स। सही बात है कि जितना जितना हैवी लोड ये कैरी कर सकते हैं उतना ही ना ही डंकी कैरी कर सकता है और ना ही हॉर्स कैरी कर सकता है, ठीक है। माउंटेन पे जिस तरह से ये क्लाइम कर सकते हैं ये दोनों नहीं कर सकते। तो आर वेल सुइटेड फॉर हार्ड वर्क इन माउंटेन रीजन। तो जितने भी माउंटेन में जो क्लाइंबर्स होते हैं, वहाँ के जो गाइड्स होते हैं ना, वो इन्हीं सबको लिए रहते हैं, ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको इन्हीं पे बैठा के घुमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और उसका एक एप्लीकेशन आपने देख लिया, क्लियर है। लेकिन म्यूल की एक डिसएडवांटेजेस भी होती है, आपने सुना होगा कि ये ब्रीडिंग नहीं कर सकते, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इनको बार बार डेवलप कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हॉर्स और डंकी को ही क्रॉस कराना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गए कि नेचुरल, अभी तक जो आपने पढ़ा ये तीनों नेचुरल थे चारों। इन ब्रीडिंग भी नेचुरल था, ठीक है, आउट ब्रीडिंग भी नेचुरल था, आउट क्रॉसिंग, उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग, उसके बाद इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब हम इसमें नेचुरली एनिमल्स को क्रॉस कराते हैं। क्या हम इन ब्रीडिंग प्रोग्राम को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि हम जैसा चाहें वैसे एनिमल्स को डेवलप कर सकते हैं, मतलब इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल में करके रहना। जैसे आपने ह्यूमन के केस में सुना है आईवीएफ, याद है ना, आईवीएफ आपने पढ़ा है, आपने सरोगेसी पढ़ी है, सब लोग को याद आ गया होगा ना, इसी लेसन का टेस्ट भी है आपका, याद रखना, ठीक है। तो आईवीएफ और सरोगेसी आपने पढ़ रखा है। तो आईवीएफ वगैरह और सरोगेसी ये सब क्या है, ये सब नेचुरल प्रोसेस थोड़ा ना है, ये सब कंट्रोल्ड प्रोसेस है। हम जैसा चाहें, अगर किसी को बहुत पढ़ने वाला बच्चा चाहिए तो हम किसी ऐसे मेल का सीमेन निकाल लेंगे जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा हो, जिसका ब्रेन बहुत तेज़ हो। आपने विकी डोनर में देखा था ना कि उसके स्पर्म को डिफरेंट फीमेल मतलब डोनेट कर करके बेबीज़ को प्रोड्यूस करवाते थे। तो क्या है, ये कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरीड, इसमें दो मेथड होते हैं एनिमल में। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सब लोग को पता है, और ये आपके लिए नया होगा, MOET,
नाम पे ध्यान दो, MOET का फुल फॉर्म क्या हो गया? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाम से क्या पता लग रहा है कि एक तो मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, मतलब ओव्यूलेशन क्या होगा? मल्टीपल होगा, मतलब जहाँ पे एक ओवा फॉर्म होता है उसकी जगह पे 8 ओवा, 1 ओवा की जगह पे क्या 8 ओवा प्रोड्यूस हो सकता है, तो मल्टीपल ओव्यूलेशन हो गया। फिर इसको फर्टिलाइजेशन करा के किसी फीमेल में इम्प्लांट कर देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में सब लोग को पता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अभी आपने जितने भी ब्रीडिंग प्रोग्राम देखे आउट ब्रीडिंग में, इन ब्रीडिंग में, वहाँ पे हम नेचुरली इंसेमिनेशन कराते हैं, मतलब बुल को पकड़ लाते हैं और उससे इंसेमिनेशन कराते हैं, मतलब उससे मतलब इंटरकोर्स करवाते हैं काऊ को, ठीक है, मतलब फीमेल को। तो वो क्या है, वो तो नेचुरल है। अगर हमें मान लो उसकी पॉसिबिलिटी कभी कभी कम होती है, क्योंकि हो सकता है कि जो फीमेल है उसमें ओवा ना हो, नो ओवा, और ऐसी कंडीशन में अगर आपने नेचुरली इंसेमिनेशन करा दिया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सीमेन बैंक होता है ना, सीमेन बैंक बना के रखते हैं जहाँ पे सीमेन स्टोर रहता है, ठीक है। और जब भी फीमेल ओव्यूलेशन में आती है तो उसमें हम सीमेन को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसी टेक्निक को क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बस एक डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल इंसेमिनेशन होता है उसमें जो स्पर्म के काउंटिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और वहीं पे अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो यहाँ पे काउंटिंग कम होती है स्पर्म्स की, इतना सा डिफरेंस होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो सीमेन होता है वो डिज़ायर्ड बुल का लेके आते हैं, जिसमें हमें पता है कि हाँ इसके पास डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये मतलब इंट्रोडक्शन हो गया किसका, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इसको पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे। देखो, द सीमेन फ्रॉम सुपीरियर मेल इज़ कलेक्टेड, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है तुम्हारे लिए समझना, और इसको इंजेक्ट कर देते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर, मतलब जो ब्रीडिंग करवा रहा है। द सीमेन कैन बी यूज्ड इमीडिएटली, अगर आप फ्रेश सीमेन भी ला सकते हैं या उसको फ्रोज़न फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको स्टोर कर दें, जब हमारी मर्ज़ी तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर टू नेचुरल इंसेमिनेशन इन दिस मेथड फीवर स्पर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखो, नेचुरल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम स्पर्म्स होते हैं। टू अचीव कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब जानते हो ना, फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को काज करना। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल है क्योंकि भाई बच जाता है, टाइम बच जाता है, जब भी हम चाहते हैं तो फीमेल को जो है हम क्या कर सकते हैं, कंसीव करा सकते हैं। द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड, ये भी कर सकते हैं। भाई सही बात है, अगर नेचुरल ब्रीडिंग हो रही है तो हो सकता है बुल में कोई डिजीज़ हो और वो डिजीज़ काऊ में ट्रांसफ़र हो जाए, है ना, फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं तो हम ऐसे किसी बुल का थोड़ा ना सीमेन कलेक्ट कर लेंगे कि जो इन्फेक्टेड हो, जिसको कोई डिजीज़ हो। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, MOET। देखो एक, देखो कितनी प्यारी सी काऊ है ना क्या करते हैं कि काऊ में एक हार्मोन को इंड्यूस कर देते हैं जिसका नाम होता है FSH। सब लोग को पता है FSH, बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म। चलो मैं ही बता देता हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से क्या पता लग रहा है, फॉलिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। मतलब इसके इंट्रोडक्शन से क्या होगा कि अभी तक जो नेचुरल, मतलब नेचुरल जो प्रोडक्शन होता है एग का, वो कितना होता है, 1 एग होता है, मतलब नेचुरली कितने एग का प्रोडक्शन होता है, केवल एक। लेकिन जब FSH आप कर दोगे, मतलब FSH को इसमें इंटर करा दोगे, तो एक की जगह 8 एग प्रोड्यूस होने लगेंगे। समझ में आया, तो FSH की वजह से नंबर ऑफ़ एग का प्रोडक्शन बढ़ गया। पहली बात कि नंबर ऑफ़ एग्स का प्रोडक्शन एक की जगह 8 होने लगा, मतलब 1 की जगह 8 होने लगा, पहला। अब इसको किसी बुल से क्रॉस करा देंगे, अब इसमें क्योंकि ओवा फॉर्म होने लगा तो हम इसको बुल से क्रॉस करा देंगे। बुल से जब क्रॉस कराओगे तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट आपको पता है ना, 8 सेल स्टेज होती है, फिर 16 सेल स्टेज होती है, फिर 32 सेल स्टेज होती है। हम इस काऊ से जाइगोट को निकाल लेंगे सर्जिकली और नॉन सर्जिकली, मतलब हम जाइगोट को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, और इस जाइगोट को किसी और मदर में इम्प्लांट कर देंगे। यही सेम टेक्निक आपने कहाँ पे पढ़ रखी है, ह्यूमन के केस में, जिसको बोलते हैं सरोगेसी।
ठीक है, मतलब उस एम्ब्रियो को ले जाके किसी और मदर में क्या कर देना, इम्प्लांट कर देना। और इस मदर को क्या बुलाते हैं, सरोगेट मदर बुलाते हैं, जिसको हिंदी में किराए की मदर बोलते हैं। तो जो भी ये काफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, ये जो काफ प्रोड्यूस हो रहे हैं इनकी 2 मदर हो गई। इस मदर को बुलाते हैं जेनेटिक मदर, क्योंकि ओवा इसी का था, और इसको क्या बुलाते हैं, सरोगेट मदर। ठीक है, 2 मदर हो गई इसकी, एक जेनेटिक मदर हो गई और एक क्या हो गई, सरोगेट मदर हो गई। क्लियर है, जेनेटिक मदर का ओवा है और सरोगेट मदर क्या यूटरस है, मतलब बॉडी में डेवलपमेंट इसी में हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है, एफएसएस समझ में आ गया क्या होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, एमओईटी। एमओईटी मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले हार्मोन को इंड्यूस करते हैं काऊ में, इंड्यूसिंग फॉलिकुलर मैच्योरेशन, जिससे मैच्योरेशन ज़्यादा होने लगता है। इसको बोलते हैं सुपर एव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन मतलब जहाँ पे एक एग अभी प्रोड्यूस हो रहा था उसके जगह पे 8 एग प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, द काउ इज़ आइदर मेटेड, या तो हम उसको किसी बुल से मेटिंग करा दें और या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दें, दोनों कर सकते हैं। और दोनों ही केस में क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट मतलब एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाएगा। कितने सेल स्टेज में, 8 से 32 सेल स्टेज में। इसी सेल स्टेज में इसको रिकवर कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। सर्जिकली निकाल सकते हैं या नॉन सर्जिकली निकाल सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, किसी और मदर में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसको बोलते हैं सरोगेट मदर। तो इस तरह से जिस मदर से हमने एग को मतलब फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो को निकाला था, अब उसमें हम फिर से हार्मोन के इंजेक्शन लगा सकते हैं और फिर से उसको ओव्यूलेशन उसमें करा सकते हैं। ठीक है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी नहीं करते, लेकिन इस तरह से हम वो मदर, एकदम जेनेटिक मदर बार बार ओवा को प्रोड्यूस कर सकती है और उसमें फर्टिलाइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, उसके जाइगोट को निकाल के किसी और काऊ में क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि एक ही बार में हम कई सारे काऊ में लैक्टेशन पीरियड ला सकते हैं। आपको पता है कि जब काऊ मिल्क देना या बुफेलो मिल्क देना स्टार्ट करती है, जब वो लैक्टेशन मतलब जब बेबी को बर्थ देती है, वहाँ से लेके लगभग 6 मंथ 7 या 8 मंथ तक वो मिल्क देती है। उसके बाद वो मिल्क देना छोड़ देती है, क्योंकि अब वो जो है लैक्टेशन पीरियड उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब वो 3-4 महीने क्या होता है, वो 3-4 महीने हमें उससे मिल्क नहीं मिलता है। तो अगर हम सरोगेसी की हेल्प ले लें तो हम कई सारे काउस को लैक्टेशन पीरियड में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब देख लो इसकी एडवांटेज क्या होती है। एमओईटी हैज़ डन इन कैटल, हम इसको कई सारे एनिमल्स के केस में कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। पहला, हाई मिल्क गिविंग ब्रीड्स। ठीक है, कुछ ऐसे ब्रीड डेवलप करेंगे जिससे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है और फीमेल। हाई क्वालिटी लीन मीट, लीन मीट का मतलब होता है जिसमें लिपिड कम हो, मतलब फैट कम हो। ठीक है, ऐसे मीट को बोलते हैं लीन मीट। मीट गिविंग बुल्स हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली टू ऑब्टेन बेटर ब्रीड इन अ शॉर्ट टाइम। कम टाइम में ही हम ब्रीड, कई सारे अच्छी ब्रीड को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कि हर्ड साइज़ मतलब ग्रुप, कई सारे एनिमल्स को डेवलप कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, मतलब नंबर्स हम बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया ब्रीडिंग प्रोग्राम को लेके। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम में आपने अगर देखा जाए तो 3 ब्रीडिंग प्रोग्राम पढ़ लिए। एक हो गया इन ब्रीडिंग, दूसरा हो गया आउट ब्रीडिंग और तीसरा हो गया कंट्रोल्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम में एक पढ़ा आपने एमओईटी और दूसरा क्या पढ़ा, एआई। क्लियर है, तो आई थिंक सब कुछ बहुत इजी लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं 2-3 दिन और इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको रिवीजन कराऊँगा 3rd and 4th चैप्टर, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने आपको बोला था ना कि सिलेबस हमारा थोड़ा सा पीछे है, दैट्स वाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर। मैं इस चैप्टर को मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तो आज 16 है, तो हम 19 तक पढ़ सकते हैं, 18-19 तक हम इस चैप्टर को पढ़ लें। उसके बाद जो जो बचेगा उसको टेस्ट के बाद स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, और मैं 1-2 दिन आपका रिवीजन करा दूंगा और आपको टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का। क्लियर है? ठीक है, तो कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा लगा तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना और वैसे भी आपको अच्छा ही लगता होगा तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना और मैक्सिमम शेयर करना। ठीक है, ओके, आई होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम।